हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज की करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी एंड अदर सोर्सेज से ली गई न्यूज़ को होलिस्टिकली एनालाइज किया जाएगा आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए। ये लेक्चर आपके यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए उपयोगी साबित होगा। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। वहाँ जाना है, ज्वाइन करना है चैनल डेली करंट अफेयर के पीडीएफ्स के लिए। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर भी एक मोटिवेशनल कोट से। डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट ट्राई टू बी बेटर देन यू वर यस्टरडे। मीन्स आपको खुद से कंपेयर करना है खुद को कि आप बेटर है पिछले बीते हुए कल से या नहीं। ठीक है, अगर आप इस कंपैरिजन पे ध्यान देंगे ना तो आप ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे। मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस। इंडेक्स देखते हैं क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। पीएम किसान फिर से न्यूज़ में आई है। ये जीएस पेपर 2 पॉलिसी इंटरवेंशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है एंड जीएस पेपर 3 एग्रीकल्चर सेक्शन से भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है किसानों को, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, सुमित नागल ये फर्स्ट इंडियन बने हैं टू बीट सीडेड प्लेयर, ये पढ़ेंगे। ये वन लाइनर करंट अफेयर के लिए इम्पॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस जो अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं अब वो देंगे, उसके लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे भोपाल गैस ट्रेजेडी का जिक्र किया गया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट में प्ली थी वो क्या की है, उसे स्टडी की है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट पैनल ने क्या कहा है कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई है उससे रिलेटेड क्या लोगों को कॉम्पनसेशन नहीं मिला, और मतलब जो हॉस्पिटल्स, ठीक है, हॉस्पिटल्स में स्टाफ कम है, वैकेंसीज कम है, उससे डील करने के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके जीएस पेपर 3 डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर्स में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे प्रायर अप्रूवल। ये भी प्रायर अप्रूवल का टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। प्रायर अप्रूवल क्या होता है कि सीबीआई या सीआईडी क्या करे, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रायर अप्रूवल ले। ठीक है, किसी पब्लिक ऑफिशियल के अगेंस्ट केसेस देखने में, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला है, वो पढ़ेंगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके जीएस पेपर 2 के लिए। नेक्स्ट देखेंगे 2 चाइल्ड पॉलिसी इन आसाम। आसाम की गवर्नमेंट सोच रही है 2 चाइल्ड पॉलिसी लेके आने की। अब ये यहाँ पे एक एडिटोरियल है जिसमें क्रिटिसाइज़ किया गया है और रीज़न बताया गया है कि ये क्यों सही नहीं है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये इंटरव्यू के लिए और जीएस पेपर 1 के लिए, उसमें पॉपुलेशन सेक्शन है ना, उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट न्यूज़ से स्टार्ट करेंगे। एवरी 4th पीएम किसान बेनिफिशियरी एडेड इन पास्ट 2 months इज़ अ वुमेन। यहाँ पे एक एग्जाम्पल की तरह देख सकते हैं जीएस पेपर 1 के लिए वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, बस आपको यूज़ करना आना चाहिए। ये वाला एग्जाम्पल ऐसे में यूज़ किया जा सकता है कि सरकार कैसे वुमेन एम्पावरमेंट पे ध्यान दे रही है। जो भी स्कीम्स होती हैं उसमें प्रायोरिटी दी जाती है वुमेन को। देखेंगे पीएम किसान स्कीम, इसके तहत क्या है सरकार का कि 6,000 रुपये देने हैं एक साल में। 2,000 की इंस्टॉलमेंट्स दी जाएगी 3 बार। ठीक है, इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स डायरेक्टली दिए जाएंगे बैंक अकाउंट्स में। ठीक है, सारे लैंड होल्डिंग फार्मर्स को दिए जाएंगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जो लैंड होल्डिंग का जो साइज़ है उसे मतलब नहीं कंसिडर किया गया है। यहाँ पे लॉन्च किया गया था इन February 2019। इसका फंडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कैसे है, प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बना के पूछा जा सकता है, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है विद 100% फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है? एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी कौन करेगा? रीजनल गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट क्या करेंगी? बेनिफिशियरीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट्स मिले इसके। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? ये जो 2-2 हज़ार दिए जा रहे हैं, ये जो स्मॉल एंड फार्मर्स, जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, ठीक है, उनकी फाइनेंशियल नीड्स को यहाँ पे क्या किया जा रहा है? असिस्ट किया जा रहा है। ठीक है, कभी कभी उन्हें जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके रिम्यूनरेटिव प्राइजेस नहीं मिलते, जिस वजह से अगले सीज़न के लिए उगाने के लिए उनके पास इनपुट्स नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल सीड्स, फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, ये चीज़ें नहीं होती तो वो क्या करते हैं, फिर वो वही जो
साइकिल है पॉवर्टी की, वो चलती रहती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 2000 के इंस्टॉलमेंट्स में जो 6000 एक साल में दिए जाएंगे, ये फाइनेंशियल नीड्स को असिस्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि अब उनके पास पैसे रहते नहीं हैं तो वो इनफॉर्मल मनी लैंडर्स से वो पैसे लेते हैं, वो भी ब्याज पे। ठीक है, अब ब्याज पे लेते हैं तो उन पे जो फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से क्रेडिट एक्सपेंशन होना चाहिए। ठीक है, जो किसान हैं, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, उन्हें फॉर्मलाइज्ड इंस्टीट्यूशन से क्रेडिट मिले। अचीवमेंट सो फार, ये आपके जीएस पेपर 3 के लिए आप लिखते हैं कि इस स्कीम ने अभी तक कितना अचीव किया है। जैसे मिड डे मील का पूछा गया था, राइट, वैसे इसका भी पूछा जा सकता है। ओवर 11 करोड़ फार्मर्स अक्रॉस द कंट्री हैव अवेल्ड द पीएम किसान स्कीम। ठीक है, यानी कि 11 करोड़ किसान को फ़ायदा हुआ है। 3 करोड़ इसमें पाई जाती हैं वुमेन को इंक्लूड किया गया है। ये एक जेंडर इंक्लूसिविटी दिखा रहा है एंड वुमेन एम्पावरमेंट दिखा रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि अब क्या हो रहा है, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा है, राइट। जैसे जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन हो रहा है तो जो मेल मेंबर्स हैं वो चले जाते हैं सिटीज़ में इन द सर्च ऑफ जॉब। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की सर्च में वो सिटीज़ में चले जाते हैं और घर में रह जाती हैं महिलाएं, उनके बच्चे और उनके पेरेंट्स। तो उसे अब वो जो खेती वाला काम है वो वुमेन के ऊपर आ जाता है, राइट। तो ये क्या है, अगर सरकार यहाँ पे वुमेन को भी इंक्लूड करेगी तो ये जेंडर इंक्लूसिविटी और जो एग्रीकल्चर में पॉवर्टी रहती है स्पेशली वुमेन पे, उसे टैकल कर पाएगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे झाझर्स सुमित नागल फर्स्ट इंडियन बने हैं टू बीट सीडेड प्लेयर इन ग्रैंड स्लैम सिंस 1989। ये एक फैक्चुअल छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, याद रखेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे एमपी ऑफिशियल फेल शॉर्ट इन हेल्पिंग भोपाल गैस विक्टिम्स। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी दिसंबर जो मिडनाइट 2 से 3 तारीख को 1984 में एक हाईली टॉक्सिक गैस वहाँ पे रिलीज़ हुई थी फ्रॉम द यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड। ठीक है, ये एक पेस्टिसाइड प्लांट है भोपाल में। हैव लेफ्ट थाउजेंड्स, वो मतलब डेड एंड डिसेबल्ड हो गए थे वहाँ पे। ठीक है, जो उस टाइम पे लेडीज़ प्रेग्नेंट थी उनके जो फोटस थे वो डिसेबल्ड पैदा हुए। ठीक है, लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स इसके देखे गए हैं। फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि शॉर्टफॉल था स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स एंड स्टाफ इन ऑल हॉस्पिटल्स रन बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इन द डिपार्टमेंट ऑफ गैस रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, यानी कि अब जब ट्रेजेडी होने के बाद रिहेबिलिटेट करना पड़ता है लोगों को। ठीक है, अब उस रिहेबिलिटेशन के लिए काफ़ी हॉस्पिटल्स बनाए गए थे जिसमें लोगों को क्या किया जा सके, एडमिट किया जा सके, उनकी जो फिज़िकल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है वो टैकल की जा सके। बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि वहाँ पे स्टाफ की कमी थी, डॉक्टर्स नर्सेस की कमी थी कि वो असिस्ट कर सकें लोगों को। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है भोपाल गैस ट्रेजेडी को पढ़ना। ये आपके जीएस पेपर 3 डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैन मेड डिज़ास्टर्स और नेचुरल डिज़ास्टर्स दोनों पूछे जाते हैं। ठीक है, मैन मेड डिज़ास्टर्स में क्या होगा, इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर्स, केमिकल डिज़ास्टर्स, फायर जो लग जाती है। ठीक है, ये मैन मेड डिज़ास्टर्स होते हैं। क्या था भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये मैंने आपको बताया 3 दिसंबर 1984 मेथाइल आइसोसाइनेट वहाँ पे एक टॉक्सिक गैस है वो रिलीज़ हो गई थी। ठीक है, यूनियन कार्बाइड, ठीक है, इस कंपनी के द्वारा जो पेस्टिसाइड प्रोड्यूसिंग कंपनी थी। 40 टन्स ऑफ गैस रिलीज़ हुई थी एंड अदर केमिकल्स रिलीज़ हुए थे उस टाइम। ठीक है, मेथाइल आइसोसाइनेट ये एक एक्सट्रीमली टॉक्सिक गैस है। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है 21 ppm अगर पहुंचता है तो क्या होगा, ये इन द फ्यू मिनट्स ऑफ इनहेलिंग दिस गैस क्या हो सकती है, पर्सन की डेथ हो सकती है। ठीक है, कुछ ही मिनटों में।
इट इज़ द वन ऑफ द वर्स्ट केमिकल डिजास्टर्स ग्लोबली, ठीक है, स्टिल कंटिन्यूज टू हैव इट्स इल इफ़ेक्ट, यानी कि अभी तक उसका जो इल इफ़ेक्ट्स है वो देखे जा सकते हैं। इसके बाद सरकार लेके आई थी पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, इसका आप ईयर याद रखेंगे, ठीक है, ये मेंशन करनी है आपको जीएस पेपर 3 डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट के तहत क्या था कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो उनका मैंडेटरी है इंश्योरेंस लेना, ठीक है। इंश्योरेंस, द प्रीमियम फॉर दिस इंश्योरेंस वुड बी कंट्रीब्यूट टू एन इन्वायरमेंटल रिलीफ फंड, यानी कि जो वो प्रीमियम देंगे इंश्योरेंस लेके जब वो प्रीमियम देंगे, ठीक है, वो जाएगा किसमें, इन्वायरमेंट रिलीफ फंड में, टू प्रोवाइड कंपनसेशन टू द विक्टिम्स ऑफ भोपाल लाइक डिज़ास्टर, जैसे कि भोपाल में हुआ है वैसे ही अगर कहीं और पे डिज़ास्टर होता है तो वो वाले पैसे उनकी लोगों की जान माल की हानि होने से बचाया जाएगा, ठीक है। अब फ्यूचर इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर्स कैसे प्रिवेंट किए जा सकते हैं, रिस्क असेसमेंट टेक्नोलॉजीज़, आर्टिफिशियल का यूज़ करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके, मशीन लर्निंग, प्रिडिक्टिव एनालिसिस, हम पता लगा सकते हैं कि कितना इस इंडस्ट्री से कितना पोटेंशियल रिस्क है, ठीक है। अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए कि अगर इसमें इतनी गैस है, ठीक है, अगर रिलीज़ होती है तो कितने लोगों को नुकसान हो सकता है या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है, इसकी एक अर्ली वार्निंग प्रेडिक्शन होनी चाहिए और फॉर पोटेंशियल हैज़ार्ड्स, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या, प्रोएक्टिव सेफ्टी मेजर्स को भी लेना चाहिए। सोशल एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, यानी कि अगर किसी सिटी में इंडस्ट्री इस्टेब्लिश्ड है, ठीक है, तो उसके इस्टेब्लिश होने से उसके क्या पोटेंशियल हैज़ार्ड्स हो सकते हैं, इसका सोशल एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट करना चाहिए, ठीक है। मतलब असेसमेंट करना चाहिए कि क्या क्या इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं लोगों पे, सोसाइटी पे एंड इन्वायरमेंट पे, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, एक भी पॉइंट्स आपको नहीं छोड़ने हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में इम्पॉर्टेंट होता है एक सॉल्यूशन बताना। सच असेसमेंट्स would should consider the potential risk to nearby communities, इकोसिस्टम, नेचुरल रिसोर्सेज, अगर इन सबको कोई इफेक्ट हो रहा होगा तो इंडस्ट्री नहीं इस्टेब्लिश की जाएगी। स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट होना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की तरफ से जो रेगुलेशंस या गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं उनका स्ट्रिक्टली एनफोर्समेंट होना चाहिए, ठीक है। रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए, रेगुलर इंस्पेक्शन जैसे कि कुछ महीनों में, कुछ साल में, जैसे कि जो इंडस्ट्रीज़ ऐसी है ना जिससे थोड़ा कम रिस्क एसोसिएटेड है उनका कुछ साल में इंस्पेक्शन होना चाहिए, और जो काफ़ी हैज़ार्डस है, ठीक है, उसका कुछ महीनों में इंस्पेक्शन होना चाहिए कि सारे जो इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरी है, जितनी भी चीज़ें इंडस्ट्रीज़ में या वर्कर्स की सेफ्टी पे ध्यान दिया गया है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एनडीएमए गाइडलाइंस। एनडीएमए गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट को कवर करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है एनडीएमए की वेबसाइट, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। एनडीएमए ने कुछ रिलीज़ की हैं स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस फॉर मैनेजिंग केमिकल disasters. These recommendations are intended to help state authorities, ministers, departments, यानी कि वो इन recommendations को देखते हुए पॉलिसी बनाए, गाइडलाइंस बनाए, स्ट्रैटेजाइज करें, ठीक है, ये उन्हें हेल्प करेगा। These recommendations offer a proactive, interdisciplinary, ये सारे कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, अगर मैन मेड डिज़ास्टर पूछा जाएगा, मल्टी सेक्टोरल एंड पार्टिसिपेटिव अप्रोच, जो कैटेस्ट्रॉफ, जो प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स के लिए तैयार करने के लिए एक होलिस्टिक वे में क्या किया है, एनडीएमए ने गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं या रिकमेंडेशंस दी हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि टेक्निकल सपोर्ट को एनहेंस करना चाहिए। द करेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टू कॉन्फर्म टू द एस्टैब्लिश्ड नेशनल पॉलिसीज एंड एम्बिशंस, सपोर्टिव टेक्नोलॉजी न्यूट्रल रेगुलेशंस, केमिकल इंडस्ट्री को कमीशन करना, डिकमीशन करना यहाँ पे
बताया गया है, ठीक है। कमीशन मीन्स ऑपरेट करना एंड डीकमीशन मीन्स उसको ऑपरेशन बंद कर देना। प्लानिंग फॉर बोथ ऑन साइट एंड ऑफ साइट रेडीनेस। ऑन साइट रेडीनेस मतलब क्या होता है, अगर गैस रिलीज़ हो रही है तो तुरंत इमीडिएट एक्शन लेना ज़रूरी है उस इंडस्ट्री की अथॉरिटीज़ के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, ठीक है। और ऑफ साइट क्या होगी, एनडीएमए की अथॉरिटी तैयार रहे, ठीक है, वो मतलब पर्सनल्स तैयार रहें। तो ये ऑफ साइट रेडीनेस होती है कि अगर ऑफ साइट लोगों को अगर कोई नुकसान पहुंचता है, फॉर एग्जांपल ये भोपाल गैस ट्रेजेडी में बहुत सारे दूर तक गैस फैल गई थी, बहुत सारे किलोमीटर्स तक, और ये नुकसान पहुंचाया इसने। रूटीन ड्रिल ये टेस्टिंग ऑफ इमरजेंसी प्लान्स, यानी कि जो इमरजेंसी प्लान्स बनाई गई हैं किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री को लेके वो कितने कारगर हैं, ठीक है, इसकी टेस्टिंग होनी चाहिए। टू डील विद स्पेसिफिक केमिकल मिसहैप्स एट द इफेक्टेड साइट मेडिकल पर्सनल्स एंड सप्लाईज चाहिए होंगी, ठीक है। स्ट्रैटेजीज़ फॉर हॉस्पिटल क्राइसिस हैंडलिंग ऑफ केमिकल एमरजेंसीज़, कि अगर केमिकल एमरजेंसीज़ जो डिज़ास्टर होता है ना, तो हॉस्पिटल्स पे बर्डन हो जाता है कि वो इससे डील कैसे करें, क्योंकि सारे लोग पीड़ित आ रहे होते हैं उस टाइम पे, ठीक है। तो वो केओस को कम करने के लिए यहाँ पे क्या मतलब कह रही है एनडीएमए कि स्ट्रेटेजाइज करना है। मोबाइल हॉस्पिटल एंड मोबाइल टीम कॉन्सेप्ट, यहाँ पे फ़ोन वाला मोबाइल नहीं, ठीक है, यहाँ पे चलाऊ मोबाइल है, ठीक है, मतलब चलाऊ जो हॉस्पिटल्स हैं वो मोबाइल हो, एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह जा सके, ठीक है, और लोगों को ठीक कर सके। रिस्पॉन्स टू पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स, मेडिकल रिहैबिलिटेशन, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो इन्वायरमेंट पे, उसका डॉक्यूमेंटेशन एंड एनालिसिस होना चाहिए फॉलोइंग अ डिज़ास्टर, ठीक है, कि डिज़ास्टर होने के बाद क्या पब्लिक हेल्थ कंसर्न है, कितने साल तक ये जो हेल्थ कंसर्न्स हैं ये रहने की संभावनाएं हैं, या कितनी जनरेशन्स को नुकसान पहुंचा सकता है ये डिज़ास्टर, इन्वायरमेंट पे क्या फ़र्क पड़ा है, ये सारी चीज़ पता लगानी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज़ प्रायर अप्रूवल, व्हाई इट इज़ नीडेड फॉर वो टू प्रोब पब्लिक ऑफिशियल्स। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक स्प्लिट वर्डिक्ट दिया है इन द फॉर्मर आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू's plea to quash an FIR in the alleged skill development scam case, ठीक है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डिसएग्री किया है ऑन वेदर आंध्र प्रदेश CID was required to seek previous approval from the state government, यानी कि किसी भी पब्लिक ऑफिशियल्स के अगेंस्ट क्या करना है, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी है, ठीक है, अभी सिर्फ शुरू करने की बात हो रही है, उससे पहले क्या प्रायर अप्रूवल या प्रीवियस अप्रूवल लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। तो सुप्रीम कोर्ट के मेंबर्स ने यहाँ पे क्या किया है, डिसएग्री किया है कि प्रीवियस अप्रूवल फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट ज़रूरत नहीं है। ये इसकी थोड़ी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप पे होनी चाहिए। इन 2003 दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट कब आया था, 1946, विच गवर्न्स द एजेंसीज लाइक CBI वॉज अमेंडेड। इसका जो सेक्शन ए है वो क्या कहता है कि यहाँ पे अप्रूवल लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से बिफोर इन्वेस्टिगेटिंग एलिज्ड ऑफेंसेस अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, यानी कि अगर कोई एम्प्लॉई सरकार में हायर देन ज्वाइंट सेक्रेटरी से ऊपर अगर कोई करप्शन वाला क्राइम करता है तो क्या किया जाएगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रायर अप्रूवल ली जाएगी, ठीक है। ये वाला सेक्शन ए याद रखना है, पूछा जाएगा। अगर वैसे भी क्या हो सकता है, UPSC के प्रीलिम्स में स्टेटमेंट्स बना के पूछा जा सकता है, ठीक है। एक्ट भी पूछा जा सकता है, सेक्शन 6A भी पूछा जा सकता है, तो वहाँ पे लगेगा कि क्वेश्चन आया कहाँ से, ठीक है, क्वेश्चन यहीं से आते हैं।
A constitution bench held that officials cannot claim immunity under Section A, even if the offences was committed before the provision was struck down. यानी कि 6A को हटाने से पहले अगर कोई ऑफेंस हुआ है स्पेशली रिलेटेड टू करप्शन, ठीक है, तो 6A के तहत आप क्या है इम्यूनिटी नहीं मांग सकते, ठीक है। जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं वो इम्यूनिटी नहीं मांग सकते। ये CBI वर्सेस RR किशोर केस में कहा गया, ठीक है। थोड़ा सा ही है, याद रखना है प्रायर अप्रूवल होती क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अंडर गाइज ऑफ जेंडर जस्टिस। यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि जेंडर जस्टिस के नाम पे आसाम के चीफ मिनिस्टर नई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। आसाम के चीफ मिनिस्टर पिछले साल कुछ न्यूज़ में थे कि उन्होंने क्या कहा कि जो अर्ली मैरिजेस जिनकी हुई हैं, जिनकी 18 साल से कम की मैरिजेस हैं, उनके क्या करना है, फैमिली मेम्बर्स को अरेस्ट करना है, ठीक है। ये पिछले साल इस चीज़ में न्यूज़ में थे इस चीज़ के लिए। अब ये फिर से न्यूज़ में आए हैं अपने 2 इनिशिएटिव्स के लिए, ठीक है। 2 इनिशिएटिव्स कौन से हैं? इंट्रोड्यूस अ बिल फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड जैसे ही ये भी लाने के लिए इन्होंने क्या किया है, ऑर्गेनाइज किया है। ऑर्गेनाइज नहीं, बेसिकली यहाँ पे अनाउंस किया गया है, ठीक है। अदर न्यू स्कीम कौन सी है? मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान। इसके तहत क्या है, बजट में दिया गया है इसे 4000 करोड़ रुपीस टू इनेबल रूरल वुमेन टू गेन ग्रेटर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स बनने के लिए यहाँ पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए क्रेडिट फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा आसाम सरकार के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रही हैं ऑथर कि आसाम हैज़ सफर्ड अ ह्यूज एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस ड्यूरिंग द लास्ट 2 डिकेड्स, जिसमें वुमेन सबसे बड़ी एक बिगेस्ट लूजर्स बन के आई हैं, ठीक है। यानी कि वुमेन को वहाँ पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी उतनी नहीं है और मतलब इकोनॉमी में इतना बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन नहीं है, ठीक है। We live in a time when no one wants to get more children, यानी कि 2 से ज़्यादा बच्चे अब कोई नहीं चाहता। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा टोटल जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ये ड्रॉप हुआ है फ्रॉम अ लो ऑफ 2.2 चिल्ड्रन पर वुमेन 2015-16 टू 1.9 इन 1920। इन 2019 टू 20 में देखेंगे तो क्या होगा, 1.9 टोटल फर्टिलिटी रेट आ गया है, जो रिप्लेसमेंट लेवल से भी कम है। रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है, वो आने वाली जनरेशन जो उससे पहले वाली जनरेशन को क्या करती है, रिप्लेस करती है राइट। जैसे हमारे पेरेंट्स ने क्या किया, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को रिप्लेस किया, ठीक है, उसे कहते हैं रिप्लेसमेंट लेवल। ये मेज़र किया जाता है कि अभी रिप्लेसमेंट लेवल इंडिया में या किसी पर्टिकुलर स्टेट में कितना है। अब यहाँ पे उन वुमेन को एक्सक्लूड किया गया है जिनके ज़्यादा बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ पे सरकार ये कह रही है कि उनके पास बिजनेस करने का टाइम है ही नहीं, उनके पास माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स बनने का टाइम है ही नहीं, ठीक है। वो अपनी बच्चों की स्कूलिंग वगैरह में ही बिजी रहती हैं। तो ये सिर्फ अनजस्ट ही नहीं है, बल्कि अप्रोच जो फैमिली की प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए, पॉपुलेशन की प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए एक गलत अप्रोच ली है। फैमिलीज़ विद यंग स्कूल एज्ड चिल्ड्रन, यानी कि जिनके बच्चे स्कूल जाने वाले होते हैं, बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें फाइनेंशियल नीड्स ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि बड़े बच्चे होंगे तो वो तो कमा लेंगे अपना, पर छोटे छोटे बच्चे रहते तो वो कमा भी नहीं सकते, पेरेंट्स पे बोझ आता है फाइनेंस का। Including for health and nutrition. On the other hand, older women who may be less burdened with child care, यानी कि जो ओल्डर वुमेन है जिन पे चाइल्ड केयर की उतना बर्डन नहीं है, जैसे कि उनके बच्चे 18 साल से ऊपर हो गए हैं, ठीक है, अब कमा खा सकते हैं वो लोग, उतना चाइल्ड केयर का बर्डन नहीं है कि खाना पीना स्कूल भेजना, वो चीज़ नहीं है, ठीक है। उन वुमेन को भी एक्सक्लूड यहाँ पे किया गया है, क्योंकि उन वुमेन
मतलब वो यहाँ पे एक्सक्लूड हो गई हैं, ठीक है, क्योंकि उन वुमेंस के बच्चे पहले ज़्यादा थे। जैसे कि 5 हैं बच्चे, ठीक है, वो बड़े बड़े हो गए, कुछ 18-15 साल के हो गए, तो यहाँ पे केयर वाली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बच्चों की, ठीक है। अब बच्चों को केयर तो नहीं करना पड़ रहा है, पर वो वाली वुमेन भी एक्सक्लूड हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑथर एक कंसर्न जता रही हैं, ठीक है। डिस इंसेंटिव्स एंड एक्सक्लूजन बेस्ड ऑन नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, ये अनडेमोक्रेटिक है एंड वायोलेट करता है सेवरल इंटरनेशनल कॉन्वेंट्स जो इंडिया ने रेटिफाई किए हैं, ठीक है। ये अनडेमोक्रेटिक है कि आपके इतने बच्चे होंगे तो आपको गवर्नमेंट स्कीम्स का फ़ायदा मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। अब इससे क्या हो रहा है, वहाँ का जो सेक्स रेशियो है, यानी कि कितनी लड़कियों की संख्या है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, वो वैसे भी लो है। अब आसाम गवर्नमेंट अगर 2 चाइल्ड पॉलिसी लाने का सोच रही है तो वो न्योता दे रही है, इनवाइट कर रही है किसे, प्रॉब्लम को ऑफ सेक्स सिलेक्टिव जो एबॉर्शंस होते हैं, ठीक है। अब सन मैटर प्रेफरेंस तो है ही सारे स्टेट्स में, इंडिया के ज़्यादातर स्टेट्स में क्या होता है, मेन को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, बॉय चाइल्ड को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, राइट। अब 2 ही बच्चे होंगे तो क्या होगा, अब जो अनवांटेड गर्ल्स हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक है। डॉटर्स बिकम इवन मोर अनवांटेड जब ये ऐसे ज़बरदस्ती वाले मेथड्स को यूज़ किया जाएगा। अनएम्प्लॉयड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन को रिड्यूस करना है, ऐसे ही तो वहाँ पे भी हुआ था चाइना में, ठीक है। 3 चाइल्ड पॉलिसी 2 चाइल्ड पॉलिसी के तहत क्या हुआ, अब जो लोग थे वो 2 ही 3 बच्चे करेंगे, अब सन हो तो ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है, लोग ऐसा सोचते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ था, सेक्स रेशियो वहाँ का डिक्लाइन हो गया था। फिर चाइना ने सोचा कि 2 चाइल्ड पॉलिसी 3 चाइल्ड पॉलिसी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, इतना ही था आज के न्यूज़पेपर में, ठीक है। मिलते हैं कल। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन की PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, वहाँ जाना है, ज्वाइन करना है चैनल डेली करंट अफेयर की PDFs के लिए। मैंने आज जितना भी वैल्यू एडिशन कराया डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, या जो ये 2 चाइल्ड पॉलिसी है आसाम की, ये यूज़ किया जा सकता है GS पेपर 1 में, ठीक है। ये जो वैल्यू एडिशन है ये आप आज ही नोट कर लेंगे तो आपको ही फ़ायदा होगा, ठीक है, क्योंकि एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, अक्सर वो न्यूज़पेपर पढ़ के छोड़ देते हैं और पढ़ते क्या है फिर, मंथली मैगज़ीन। बट न्यूज़पेपर में बिल्कुल खजाना टाइप आता है जो आप यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स में। तो वो यूटिलाइजेशन ही, डेली न्यूज़पेपर का यूटिलाइजेशन ही आपको एवरेज एस्पिरेंट से एक कदम ऊपर उठाता है। सुपरफिशियल नहीं पढ़ना है न्यूज़पेपर को, इन डेप्थ एनालिसिस होना ज़रूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।